जय हिंद क्लास 10। आज हम लोग को देखना है चैप्टर 6 का लेक्चर नंबर 2 और इसके बाद 3 देखना है। लेक्चर नंबर 3 है ना, ठीक है। 2 में हम लोग बेहतरीन तरीके से क्लास कर लिए थे। कौन कौन सा? तो जो भी 6 चैप्टर में थे, जैसे हम लोग वामपंथी आंदोलनों के बारे में पढ़ लिए थे, ठीक है, और साथ साथ कृषक श्रमिक आंदोलनों के बारे में पढ़ लिए थे। उसके बाद उसमें क्या पढ़ लिए थे? एक तेभागा आंदोलन के बारे में पढ़ लिए थे। कैसे गांधी जी और बरदौली सत्याग्रह में कैसे वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी दोनों ने मिलकर कृषकों का साथ दिया था, और इसके वजह से कृषक श्रमिक ये लोग सब के सब क्या हो गए थे? अपने देश के अंदर आराम से भूमि पर खेती कर सकते थे, ठीक है। इसके बारे में बता दिए थे, आंदोलन वगैरह चल गया था, ठीक है। तो आज हम लोग को आगे बढ़ना है, कृषक आंदोलन, श्रमिक आंदोलन, वामपंथी आंदोलनों के बारे में देखना है। और इसके लिए हम आपके लिए पूरा नोट्स बना के रखे हैं, जो कि हमारे पास नोट्स है। कहाँ गया नोट्स? ये वाला। पिछले वीडियो में हम आप लोग को पढ़ाए थे, बाबू, याद करिए कि लास्ट में बोले थे कि आपको पेज नंबर किताब का 91 और 92 ये दोनों ही पेज नंबर आप लोग को पढ़ा के चैप्टर 6 खत्म करेंगे, ठीक है। जिसमें हम लोग का था असहयोग आंदोलन और एगो था भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी के द्वारा चलाए गए 3 गो आंदोलन सबसे फेमस थे। एगो था असहयोग आंदोलन, एगो भारत छोड़ो आंदोलन, और एक ठो सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको नमक आंदोलन भी हम लोग कहते हैं, दांडी यात्रा भी उसको कहते हैं। दांडी यात्रा के चलते, नमक आंदोलन के चलते नमक पर टोटली टैक्स फ्री कर दिया गया, बताए थे। और गांधी जी ने दांडी में जाकर एक मुट्ठी पानी या नमक उठाकर आंदोलन को स्टार्ट किया था कि हम लोग नमक आंदोलन तब तक जारी रखेंगे जब तक कि नमक के ऊपर टैक्स फ्री ना हो जाए। अंग्रेजों ने जबरदस्ती नमक के ऊपर क्या लगा दिया था? टैक्स लगा दिया था। आगे बढ़े, अब समझ में आ गया? देखिए, सबसे पहले समझते हैं बंग भंग आंदोलन, श्रमिक आंदोलन, ये पढ़ा दिए थे शायद। बंग भंग आंदोलन कब चालू हुआ था बाबू? बंग भंग कब हुआ था? 1905 में। इस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन, याद रखिए नाम, ये सब लॉर्ड कर्जन थे। और ये शुरुआत हुई थी 20वीं शताब्दी के आरंभ में। 3 मुख्य कारण थे: काम करने के असंतोष शर्तें और दशाएं, दूसरा बढ़ती हुई महंगाई, और नशीली दवाइयां, बताए थे ना, नशीली दवाइयां भी थी, और नस्लीय भेदभाव भी था। नस्ली भेदभाव जो नहीं थे, कैसे जो कुछ अमीर थे कुछ गरीब थे, ऐसे थे ना। नशीली दवाइयों के ऊपर भी रोक लगाना था। उस समय नशीली दवाइयां कौन कौन दे देते थे? अंग्रेज। और जबरदस्ती उन लोग से, मतलब क्या होता था, नशा देकर और जबरदस्ती काम करा लेते थे, और उनको शराब वराब पिला के, सैंपल उनको पिला के उन लोग से अंगूठा थम, उनके घर का, उनके जमीनों का सब मुआवजा ले लेते थे। अब पूरा का पैसा पैसा अपने पास रख लेते थे, ठीक है। और लोग से जमीनें छीन लेते थे। किनसे? गरीबों से। उनसे जमीनें अंग्रेज छीन लेते थे, जिसके वजह से अंग्रेज इनके पीछे पड़ चुके थे कि हम लोग से जबरदस्ती क्या ले लिया है? जमीन छिनवा लिया है, जबरदस्ती अंगूठा छाप लेवा लिया है। तो वो नशीली दवाइयां खिला खिला कर, और नस्लीय जो प्रभाव होते थे ना, इसके भेदभाव बहुत ज्यादा होते थे, ठीक है। उच्च नीच जाति के प्रमुख नेता जो होते थे, बंगाल में 4 प्रमुख मजदूर नेता हुए थे। कौन? अश्विनी कुमार बनर्जी, अपूर्व घोष, कुमार घोष, और एगो और बताइए कौन थे? अपूर्व घोष, प्रेमतोष बोस, और प्रभात कुसुम राय चौधरी, ठीक है। प्रभात कुसुम राय चौधरी। प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी है इसमें? 21 अक्टूबर 1905 को पीटर्स यूनियन की स्थापना की गई, जिसे इतिहासकार सुमित सरकार ने भारत का पहला वास्तविक श्रमिक संघ माना गया। एकदम स्टार्ट किया इसको, ठीक है, किताब में दिया होगा, दिया है ना, श्रमिक आंदोलन, भंग भंग आंदोलन में देखो दिया होगा। और 1907 की हड़ताल की गई। 1907 में क्या किया गया? हड़ताल। और ये हड़ताल क्या था? रेलवे कर्मचारियों द्वारा ऐतिहासिक हड़ताल किए गए थे, जिसे इतिहासकार लेकोवेस्की ने सर्वहारा संघर्ष का ठोस प्रदर्शन बताया था। सर्वहारा उसको कहते हैं जो रेलवे में भी काम करते थे, जो कहां पे काम करते थे? मिल में भी काम करते थे, जो अंग्रेजों का भी काम करते थे, उन्हीं को क्या कहा गया है? सर्वहारा कहा गया है, ठीक है। तो ये एक हो गया। 2 नंबर यहाँ है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में सबसे इंपॉर्टेंट आदमी कौन थे? महात्मा गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी, गांधी जी के नेतृत्व में मार्च 1918 में
अहमदाबाद के मिल मजदूरों को हड़ताल से नए दौर की शुरुआत हुई। कौन से दौर? नए दौर की। और असहयोग आंदोलन में कब चालू होता है असहयोग आंदोलन? 1920। बता। असहयोग आंदोलन चालू हुआ था 1920 में। किसी का भी सहयोग मत करो। और इसमें मजदूरों की हड़ताल में नए दौर की शुरुआत हुई, जहां महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का हथियार अपनाया था। ठीक है। और मालिकों को 35% की वृद्धि माननी पड़ी थी। मतलब कि जो मालिक होते थे ना, अंग्रेज लोग, अंग्रेजों को क्या कहा गया है? मालिक कहा गया। और उनको कितना परसेंट देने के लिए बोलते थे? 35। अंग्रेज हम लोग को 9%, 10% पे ही छुटा के चल जाते थे कि 9-10% ले लो, इसी पे अपना काम कर लो। और कितना घंटा काम कराते थे? 12 घंटा। और एक दिन कभी छुट्टी नहीं था। तो जब अहमदाबाद में अंग्रेजों के मिल जब चलना मतलब बंद हो गए और उन लोग को जलाया जाने लगा, तब जाके महात्मा गांधी ने कहा कि देखो बाबू अंग्रेज, तुम हमको 35% दे दो, और इसके बाद हम अपने मिल मजदूरों को क्या बोलेंगे कि अब 35% आपको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। मान लो ये मिल में खटने जा रहा है बेचारा, इनको 100 रुपया पे रखा गया है। एक दिन का खर्चा कितना है? 100 रुपया। तो गांधी जी के वजह से इनको अब कितना मिलेगा? 135 रुपया मिलेगा, क्योंकि 35% क्या मिल गया? बोनस। ठीक है। और जब पूजा वूजा कोई रहेगा ना, तो बोनस भी दिया जाएगा। और वो बोनस कितना परसेंट? 20%। तो इनको टोटल कितना मिलने लगा? 155 रुपया। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? कितना अच्छा है मिल। जाके खटने। अरे बोनस अच्छा मिलता है। तो जयश्री मिल है ना, उसमें देखना बोनस वोनस 7,000 रुपया, 8,000 रुपया, 22,000 रुपया, 25,000 रुपया एक बार में बोनस मिलता है। खतरनाक बोनस दे देता है उसको। अरे जिसका मतलब बहुत पुराना है, जिसको ना, उसको 52,000, 55,000 बोनस मिलता है, आधा लाख रुपया। ठीक है। मेरा एक दोस्त काम करता है उसमें, मेरा एक दोस्त काम करता है, उसको 22,000 रुपया मिलता है महीने। एक महीने का पूरा 22,000 रुपया मिल जाता है। मतलब खाली वो पूजा पूजा घूमने के लिए, पूजा में मिलता है उन लोग को बोनस। तो मिल मजदूरों को देना पड़ता है, नहीं तो मिल मजदूर बोलेंगे कि अगले दिन से हम काम ही नहीं करेंगे, तो फैक्ट्री चलेगी कैसे? तो ये भी लोग मिल मजदूर थे। तो गांधी जी से जाके गुहार लगाए, गांधी जी प्लीज हम लोग का पैसा बढ़वा दीजिए या फिर काम कम करवा दीजिए, काम बहुत खतरनाक करवाता है हम लोगों से। तो गांधी जी बोले कहीं नहीं, रुको रुको, आईएएस ऑफिसर से बात करते हैं। तो गए, आईएएस ऑफिसर को आधा घंटा बैठा के सिखाया एकदम बढ़िया से। और जैसे ही बाहर आते हैं ना, मतलब ऑफिस से बाहर आ जैसे ही आते हैं, बोलते हैं तुम लोग का अगले महीना से जो मंथली होगा वो 35%। बोला वाह गांधी जी वाह। ठीक है। यही देख करना पूरे के पूरे भारत में, अब पूरे विश्व में नाम फैल गया कि कोनो एगो पतला दुबला आदमी है एकदम, और वो ना जब चलता है तो उसके साथ देश चलता है। ठीक है। देश चलता है। तो ये बात पूरा फैल गया, पूरे विश्व में फैल गया। ठीक है। एकदम पतला दुबला आदमी, वो कौन थे? गांधी जी। अब देखो परिणाम क्या हुआ। कहीं हौस रहा है तुम लोग? वो गांधी जी है। परिणाम परिणाम देखो क्या हुआ। देखो परिणाम क्या हुआ। 1920 में टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना हुई। टेक्सटाइल, टेक्सटाइल उसको कहते हैं जहां पे कपड़े बनाए जाते हैं, सूत बनाए जाते हैं। तो जयश्री कंपनी क्या है? एक टेक्सटाइल कंपनी है। समझ में आया? वहां पे सूत निकाले जाते हैं, बनाए जाते हैं, कपड़े बनाए जाते हैं, सूती वस्त्र बनाए जाते हैं। और हम लोग का श्रीरामपुर टेक्सटाइल ये कॉलेज, उसमें कॉलेज में पढ़ाई होती है कि सूता किस किस कलर का रंगना चाहिए, किस कलर का ज्यादा बिक्री होगा, कैसे सूत होने चाहिए, ज्यादा मोटा तो नहीं है, ज्यादा पतला तो नहीं है, सिंथेटिक तो नहीं ना मिल गया उसमें, ये सारा चीज होना चाहिए। ठीक है। तो उसकी पढ़ाई होती है। समझ में आया? टेक्सटाइल समझ में आ गया? आगे बढ़े। अच्छा, हड़तालों की वृद्धि बहुत ज्यादा हो गई, हड़ताल करने लगे लोग। हड़ताल समझते हो? मिल मजदूर हड़ताल। ठीक है। क्या कहते थे लोग? मिल मजदूर हड़ताल। ठीक है। हम लोग हड़ताल करेंगे, हम लोग का पैसा सही समय पर नहीं मिलता है, मिल मजदूर हड़ताल। मिल मजदूर, मिल मजदूर। ठीक है। तो मिल मजदूरों का हड़ताल बहुत खतरनाक। हमारी मांगे पूरी हो। मांगे क्या है? जिंदा हो। अरे मांगे क्या है ये तो बताओ। पैसा हो। ठीक है। अरे मांग क्या है ये तो बताओ।
डूब जाओ कंपनी। अरे मांग तो बताओ। मांग पते नहीं है कि क्या मांग करना है, ठीक है, बहुत खतरनाक होते थे। तो देखो हड़तालों में वृद्धि हुई। 1919 से लेकर 1920 में आंदोलन अपने शीर्ष पर था। रजनी पांडित के अनुसार 1920 के शुरुआती 6 महीने में 200 हड़तालें हुई। कितनी हुई? 200 हड़तालें, जिसमें 15 लाख मजदूरों ने हिस्सा लिया था। 15 लाख लोगों ने, मजदूरों ने हिस्सा लिया था ये हड़ताल करने में। अब सोचो 15 लाख मजदूर अगर उस कंपनी को छोड़ दे तो कंपनी क्या हो जाएगी? लॉस हो जाएगी, ठीक है, लॉस में चला जाएगा। इसके बाद AITUC बना। AITUC की स्थापना 30 अक्टूबर 1920 को बंबई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना कब हुई थी? 30 अक्टूबर 1920 को। नाम क्या है पूरा इसका? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसकी स्थापना हुई 1920 में। और जिसके प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? लाला लाजपत राय ने, ठीक है, लाला लाजपत राय। और ये कांग्रेस के किस दल से थे? करम दल। करम दल से नाम बताओ कौन कौन लोग थे? लाल बाल पाल। कौन कौन? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल कहां से? बंगाल से। बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से। और लाला लाजपत राय पंजाब से। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, ठीक है। अब बिपिन चंद्र पाल इतना खतरनाक लिखते थे, इतना खतरनाक बोलते थे मंच पे जाकर कि अंग्रेज चुपचाप से पड़े रहते थे। उनको इतना हिम्मत नहीं था कि इनसे पंगा ले सके, ये तीनों लोगों से, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। और देखो ये रेड कलर का झंडा बनाया गया था। AITUC का रेड कलर का झंडा था। जिस जगह पे ये झंडा उठ जाता समझ लो कि अंग्रेजों को उनकी बात माननी ही माननी। इतने खतरनाक थे ये लोग। कौन लोग? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। जैसे अभी बजरंग दल है ना, बजरंग दल, बजरंग दल नाम सुने हो? बजरंग दल नहीं है रे, RSS, बजरंग दल, ठीक है। तो बजरंग दल अलग है, RSS अलग है। बजरंग दल समझ में आ गया? तो दल वो सब है ना जहां पे भी चल जाएंगे। देखो एक वो कंपनी थी लेंसकार्ट कंपनी, लेंसकार्ट। तो लेंसकार्ट ने कहा था ना कि आप लोग कलावा पहन के नहीं आ सकते, मतलब दुकान में ना कलावा नहीं पहन सकते, टीका नहीं लगा सकते। कलावा मतलब रक्षा, रक्षा जो बांधे जाते हैं उसको कलावा कहते हैं। कलावा बांध के नहीं आ सकते, टीका लगा के नहीं आ सकते, मतलब जो ब्राह्मण है वो ऐसा नहीं कर सकता। और आप लोग दुकान में नहीं आ सकते। बजरंग दल वाला लोग कौन बोला था रे कलावा नहीं पहन के आने को? पूरा लेंस से काट उखाड़ देंगे यहाँ से, ठीक है। पूरा बीच में नहीं हुआ था, एगो चला था, ट्रेंड चला था, तो उन लोग को बोला गया कि सब कोई कलावा पहन के आएगा, नहीं पहन के आएगा तो हम लाओ पहना देते हैं, ठीक है। आता है कोई आदमी लोग आता है पूरा तिलक उलक लेके आता है, बड़का तिलक कर देता है यहाँ से, ठीक है, पूरा एकदम हाईलाइट हो ऐसा, ठीक है। अब पूरा कलावा पहनाता है यहाँ तक, ले बेटा पहनाते जब पहनाते जाओ एकदम, समझ आया? इतने खतरनाक थे वो लोग बजरंग दल वाले। और उसके बाद कोनो बोल देता, लेंस काट वाला कोनो बोल देता कि ना ये सब काहे किया, ऐसे काहे पहनाया, ठीक है, तो लेंस काट उखाड़ के फेंक देता, यहाँ से कंपनी ही उठ जाती। इतने खतरनाक होते हैं बजरंग दल वाले, ठीक है। ये भी वैसे ही थे। ये लोग इतने खतरनाक थे, जब इसकी स्थापना हो गई ना, इसके देखो ना अध्यक्ष कौन कर रहा है? लाला लाजपत राय। कौन बोलेगा इनको? कोई कुछ बोल सकता है? मार कांग्रेस एकदम इतना मार मारेंगे ना, ठीक है, इतना खतरनाक थे। अब सोचो जो अध्यक्ष ही खतरनाक हो तो इसके अंडर में काम करने वाले लोग कितने खतरनाक होंगे, ठीक है। तो उन लोगों का ना चलता था हमेशा, बोलते थे आज के दिन छुट्टी तो छुट्टी, कोई नहीं जाएगा, लेबर यूनियन नहीं जाएगा, लेबर यूनियन ही बंद। अब बोलता अंग्रेज बोलता कि हमारा काम था थोड़ा सा 2 घंटा का और ज्यादा कर लेते तो हम आपको पैसा दे देते, ओवर टाइम का पैसा, पैसा पहले दे तब काम करेंगे। इस यूनियन में जो भी थे ना वो लोग बोलते पहले पैसा दो उसके बाद हम काम करेंगे, नहीं तो छोड़ दो, काम नहीं करेंगे। और याद रखना 2 घंटे का पैसा 2 घंटे के अंदर नहीं आया तो उसके बाद अगले के अगले दिन अब पूरा 1 सप्ताह तक तुम्हारी कंपनी बंद रहेगी। तो जिसको बोलना है बोल लो। बोलता था अंग्रेज, बोलता था भाई झुक जाता था। अंग्रेज बोलता था भाई ऐसे ही असहयोग आंदोलन में हम लोग पीछे पड़े हुए हैं, कोई हम लोग का सहयोग नहीं कर रहा है, जहां मन तहां जा रहे हैं, पिटा रहे हैं, कभी आधा मूछ काट के निकाल दे रहा है तो कभी बेटा आधा बाली नहीं बना रहा है, कहीं जा रहे हैं तो कपड़ा
इस इस्त्री करने के लिए दे रहे तो कपड़ा जला के रख दे रहा है, असहयोग तो चल रहा है पूरा। ठीक है, इतने खतरनाक थे ये लोग। इसके बाद कौन होता है बाबू? सविनय अवज्ञा आंदोलन। अच्छा, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च के दौरान श्रमिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। और इसमें क्या किए थे? और इसमें इस काल में श्रमिक आंदोलनों के रूप में, श्रमिक आंदोलनों के रूप में इस काल में श्रमिक आंदोलन का स्वरूप काफी हद तक साम्यवादी हो गया था। और यद्यपि कांग्रेस के कुछ नेताओं जैसे वल्लभ भाई पटेल आदि मजदूरों के स्वतंत्र नेतृत्व के लिए नेतृत्व देने से बचने का प्रयास किए थे, फिर भी राजनीतिक चेतना लगातार बढ़ती जा रही थी। किसमें? कौन से? सविनय अवज्ञा आंदोलन में, श्रमिक आंदोलन। इसमें उतना खास नहीं था, ठीक है, लेकिन ये जो था असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, ये सबसे खतरनाक था। देख रहे हो ड्राइंग, देखो ड्राइंग, भारत छोड़ो आंदोलन का। अंग्रेजों को केवल एक ही बात बोला गया था, या तो तुम हम लोग का पैसा वापस कर दो, हमारी आजादी वापस कर दो, या तो इस देश को छोड़ के निकलो। ठीक है, या तो भारत छोड़ दो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। ठीक है, तो गांधी जी ने बोला इसी को अपना एक स्लोगन बना लेते हैं, करो या मरो। किसका नारा दिया? करो या मरो का। किसने दिया? गांधी जी। कब दिया? 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, अब इसमें श्रमिकों ने भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। कैसे? उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। क्या चल रहा था? द्वितीय विश्व युद्ध। और द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों को फिर से जरूरत पड़ी। किसकी? गांधी जी की। और गांधी जी ने बहुत बेहतरीन तरीके से ना इसको भारत छोड़ो आंदोलन को निभाया था। क्या किया था उन्होंने? अंग्रेज फिर से इनके मांगने आता है कि थोड़ा सा सेना दे देते तो मजा आ जाता, हम आप लोग को अच्छी कोई खबर सुनाते। जैसे लड़का होने वाला खबर सुना, हाँ, अच्छा खबर सुनाएगा ये लोग। तो गांधी जी बोले कि वो देख रहे हो, वो दरवाजा देख रहे हो, दरवाजा, वहां से उल्टे पांव निकल जाओ। नहीं तो यहाँ पे जितने ये लोग कांग्रेस वाले हैं ना, ये कांग्रेस वाले सब के सब कैसे हैं? सब के सब गरम दल वाले हैं। हम हैं नरम दल वाले। हम अकेला किसको किसको बचा पाएंगे? बताओ तो। होता है, इफ यू थिंक वी आर लॉस्ट द इंडिया, हाँ लॉस इंडिया, अब तुम लोग यहाँ से निकलो, अपना पैकिंग चालू कर दो, नहीं तो यहाँ पर घुसेगा कौन? आईएनसी वाले, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाले। अब कांग्रेस के कौन से दल घुसेंगे? गरम दल। और कौन घुसेगा? फॉरवर्ड ब्लॉक वाले। और भी किसका बनाया हुआ? सुभाष चंद्र बोस का। ठीक है, आजाद हिंद फौज। अब वो लोग जब घुसेंगे हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे, हाथ खड़े हैं हमारे। करो या मरो। ये लो, मतलब मेरे पास लाठी है, बोलो अभी मार के भगा दे। वो डंडा अपने पास लिए थे, वो डंडा इन लोग को भगाने के लिए ही लिए थे। ठीक है, गांधी जी को छोटा मोटा मत समझना, बहुत खिलाड़ी आदमी थे, ब्रेन से हमेशा काम लेते थे, सतर्कता से काम लेते थे, और कभी ना कभी मतलब कि जल्दीबाजी नहीं थी, आराम आराम से काम करना है। ठीक है, अंग्रेजों की टोटली बातें सुन लो और उसके बाद उनके ऊपर फेंक डालो। ठीक है, तो अपना जाल वो फेंकते थे बहुत खतरनाक। और किसके पीछे? आईएनसी। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और उसमें जो गरम दल के नेता थे उनको हमेशा समझाते रहते थे, पहले हमको बात कर लेने दो, हम बात कर लेंगे, उसके बाद तुम लोग जो करना है करना। ठीक है, तो लाला लाजपत राय तो उस समय तक नहीं थे, द्वितीय विश्व युद्ध तक नहीं थे। द्वितीय विश्व युद्ध में कौन थे? द्वितीय विश्व युद्ध में सुभाष चंद्र बोस बहुत खतरनाक लड़ रहे थे। उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाया, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, जापान से मदद मांगा, जर्मनी से मदद मांगा, और उसके बाद अंग्रेजों को भगाने की कोशिश की। इसमें श्रमिकों ने भी क्या दिया? अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। श्रमिक भी बोलते थे कि आज हम लोग श्रमिक नहीं रहते ना, तब पक्का आजाद हिंद फौज में जाके हम लोग जुड़ जाते। और उसके बाद मारते अंग्रेजों को इतना भयानक कि लोग यहाँ रुकते नहीं। द्वितीय विश्व युद्ध में विरोध हुआ, और द्वितीय विश्व युद्ध का विरोध करते समय अंग्रेज लोगों का अब ये नहीं था कि अब हम लोग जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि वो लोग इंग्लैंड भी नहीं जा सकते थे, इंग्लैंड में जर्मनी मार रहा था खतरनाक, और भारत में भी नहीं रह सकते थे, बिकॉज भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। किनका? गांधी जी का। और गांधी जी का ये खतरनाक आंदोलन लास्ट का आंदोलन था, और लास्ट वाला इंपैक्ट तो खतरनाक इंपैक्ट होता है। अब ये वर्किंग क्लासेस में जो मूवमेंट चला था, ये खतरनाक मूवमेंट चला। क्या चला?
3 सितंबर 1939 को प्रारंभ हुआ था। कब? द्वितीय विश्व युद्ध। क्या प्रारंभ हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध। और इसके विरोध में बंबई के मजदूरों ने 2 अक्टूबर 1939 को, गांधी जी के जन्मदिन के दिन 2 अक्टूबर 1939 को लगभग 90,000 मजदूरों के साथ सशक्त हड़ताल का प्रदर्शन कर दिए। कौन? गांधी जी। ठीक है, अपने जन्मदिन के दिन। उनको ये याद नहीं था कि हमका जन्मदिन है, ये नहीं था, मजदूरों को लेके आओ। एक के बार सीधे के सीधे इन लोग के जितने भी मिल है ना, ये मिल को खाली करवाओ। और यहाँ पर जितने भी सूती कपड़े जो चक्र से बनते हैं, चक्र से बनते हैं, जो चरखा चलाया जाता है, उस चरखा से जो बनेगा, चक्र से जो बनेगा, वही केवल यूज किया जाएगा। ठीक है। और जितने भी अंग्रेजों ने मशीनें लाके यहाँ पे रखी हुई है, उनका भी यूज किया जाएगा। क्यों बोलो तो? कहाँ से यूज करेंगे बोलो तो? जो लोग टेक्सटाइल कंपनी में पढ़ रहे थे, उनका जो ज्ञान ले रहे थे कि ये मशीन चलाया कैसे जाता है, ये 90,000 मजदूरों को सिखाओ कि चलाया कैसे जाता है मशीन, तब ये अंग्रेज खुद ही छोड़ के निकल जाए। विरोध भी नहीं किए, लड़ाई पीट भी नहीं किए, किसी का जान भी नहीं गया, बस पढ़ाई करके आपने क्या कर लिया, ये 90,000 मजदूरों को अपने ओर खींच लिया। ठीक है, गांधी जी का ये रूल था। उन लोग को ना 1-2 महीने की ट्रेनिंग दी गई और ये लोग 90 के 90,000 मजदूर सब के सब जगह पे फैल गए, जहां जहां पे मशीनें थी अंग्रेजों की लगाई गई थी, जैसे कलकत्ता, बंबई और मद्रास। कलकत्ता, बंबई और मद्रास। कलकत्ता के लेलुआ में ये मशीनें लगाई गई थी, बहुत पुरानी मशीनें थी। ठीक है, उसके बाद मद्रास में, और उसके बाद सूरत में, और एगो गुजरात में। इन सब जगहों पे बहुत ज्यादा लगाया गया था, बंबई में भी लगाया गया था, तो मशीनें लगाई गई थी। ये मशीनें क्या करती थी, मतलब जो सूती वस्त्र है ना, सूत निकालती थी, सूत। चरखा से तो बहुत टाइम लग जाता था, मशीनें बहुत जल्दी निकाल लेती थी। इसलिए इन लोगों ने कहा कि ये 90,000 मजदूरों को एकजुट कराओ। और ये जब एकजुट हो गए ना, भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेज अब थक गए थे। अब ये लोग बोल देते कि बस हम लोग का अब दाना पानी यहाँ से बंद है, अब हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। और 5 साल बाद हमारा देश आजाद हो गया, इन श्रमिकों की वजह से, उन सैनिकों की वजह से, कई सारे नेताओं की वजह से, कई सारे देश के योग्य जो व्यक्ति थे, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, बहुत सारे नाम हैं जिनके वजह से हमारा देश आज आजाद हुआ। ये देश को, देश ने बहुत सारे बलिदान देखे हैं और बलिदान हुआ है, चाहे वो प्रथम विश्व युद्ध हो, चाहे द्वितीय विश्व युद्ध हो। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिल्ली, कलकत्ता, कानपुर, बंबई, मद्रास आदि शहरों में जबरदस्त श्रमिक हड़तालें हुई और इसमें डाक तार विभाग की हड़ताल सर्वाधिक चर्चित हुई। डाक तार विभाग, डाक तार समझते हो, जहाँ पे डाक विभाग है ना, डाक विभाग, जो लोग ये करते थे, अरे पोस्ट ऑफिस वाले, तो वो लोग ना एक मजदूर दूसरे मजदूर को हमेशा डाक से भेज देता था, तार दे के भेज देता था, बाबू हम लोग का यहाँ पर ना बेहतरीन गांधी जी के द्वारा आंदोलन चलाया जा रहा है। कोई मान लो कि बंबई में है, कलकत्ता में है, दिल्ली में, अगर मान लो कोई कानपुर में, कोई बोलो श्रीरामपुर में है, मान लो श्रीरामपुर में, ठीक है, तो श्रीरामपुर वाले लोग को कैसे पहुंचेगा? उस समय तो फोन वगैरह उतना ज्यादा होता नहीं था, तो लोग क्या करते थे, तार लिखते थे। आप जानते हैं, यहाँ पे चले आइए, दिल्ली में आना है प्रोटेस्ट करने के लिए तो चले आइए, कानपुर में आना है प्रोटेस्ट करने के लिए चले आइए। तो बता, कानपुर में क्या प्रोटेस्ट करना है? हमारे यहाँ से 26 किलोमीटर दूर कलकत्ता है, कलकत्ता में जाकर प्रोटेस्ट नहीं कर देंगे? बोला हाँ वहां भी प्रोटेस्ट चल रहा है, हाँ हाँ वहां भी प्रोटेस्ट चल रहा है। दिल्ली में बैठा व्यक्ति कलकत्ता वाले लोगों से बात कर लेता था। ठीक है, क्योंकि प्रोटेस्ट इतना खतरनाक था, ये सब आंदोलन बहुत खतरनाक थे। ठीक है, और लोगों को पता भी चल जाता था कहाँ कहाँ आंदोलन होने वाला है। ठीक है, अब नौसैनिक विद्रोह भी कर दिए इसी में। युद्ध की समाप्ति के बाद बंबई में नौसेना विद्रोह हो गया, इसके समर्थन में मजदूर संघर्ष देखने को मिला। INTUC की स्थापना हुई। INTUC फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन नेशन ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इंडियन नेशन ट्रेड यूनियन कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक है, अब उस समय कांग्रेस की स्थापना बहुत खतरनाक हुआ था ना। इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, 1947 में हुआ था। कौन सा? INTUC। कहीं कहीं मिलों के पास आसपास में देखना, ये सब लिखा रहता है, ये लगा रहता है INTUC। ये किस ट्रेड से है? तो ये भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन वहां पर है, यूनियन बनाया गया है। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट का भी यूनियन है, इसी तरह मजदूरों का यूनियन है, श्रमिकों का यूनियन है। सब लोग अपने अपने यूनियन के अनुसार से काम करते हैं। मिलों में जो होते हैं ना, यूनियन के हिसाब से काम करता है। एगो प्लांट नंबर 4 है जयश्री में, प्लांट नंबर 4,
तो जयश्री में प्लांट नंबर 4 में अगर कोई एक वो आदमी को अगर कुछ हो गया ना, तो वहां पर क्या करेगा, हड़ताल मचा देगा कि इसको सही टाइम पे डॉक्टर देखा का ही नहीं, डॉक्टर मिला का ही नहीं, इसको ऐसे कैसे माथा घूम गया, इसका जबरदस्ती काम करा दिया होगा, हम लोग काम नहीं करेंगे, पूरा का पूरा हड़ताल मचा देता है। वो लोग यूनियन है। ये सब कॉलेज में भी चलते हैं। मतलब मतलब श्रमिकों का नहीं, स्टूडेंट यूनियन कहा जाता है उसको। मतलब आज क्लास नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, क्लास कराना चाहिए था, वो सब यूनियन चलते हैं। और यूनियन एक बार पहुंच गया ना किसी सरकार, सरकार तक बातें चल जाती है। और देखते हो युवा में कितना ज्यादा प्रोग्रेस है, युवा में कितना ज्यादा बल है कि एक नेता को रिजाइनेशन करा दिया, रिजाइन करा दिया। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान जी को, है ना। देखो कितना युवा में बल है, एक साथ एकजुट हुआ, धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा देके चल दिए। ठीक है। और वो क्या ना है, मजदूर किसान पार्टी। सबसे पहले कलकत्ता में प्रांतर स्तर पर पार्टी बनी थी, तत्पश्चात प्रांतीय दलों में मिलकर 1928 में अखिल भारतीय मजदूर एवं किसान पार्टी का गठन किया। देखो 1928 में किसका गठन हुआ था, अखिल भारतीय मजदूर एवं किसान पार्टी। और इसकी अध्यक्षता किसने किया, सोहन लाल जोशी ने। इसको पढ़ाए थे शायद। प्रमुख नेता कौन थे, काजी नजरुल इस्लाम, हेमंत कुमार सरकार, कुतुबुद्दीन अहमद, शमसुद्दीन हुसैन। ठीक है, शमसुद्दीन हुसैन, ये लोग थे। अच्छा, प्रमुख कार्य क्या थी, उपलब्धियां क्या थी, इस दल में साइमन कमीशन के विरुद्ध आंदोलन और बंबई के प्रसिद्ध गिरसनी कामगार पे यूनियन, जो ग्रीनी कामगार थे, ये यूनियन स्थापना हुई 1928 में। और इसमें गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसमें एगो आया था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन आया था ना, तो ये काला कानून लेके आया हुआ था, काला कानून। और साइमन कमीशन का विरोध किया था लाला लाजपत राय ने। साइमन कमीशन में यह दिया गया था कि आप लोग जो भी नियम कानून बना रहे हो, सुनो, मान लो मैंने नियम कानून बनाया तुम लोग के लिए ही, तुम लोग भारतीय हो और हम अंग्रेज हैं। हम क्या है, अंग्रेज। हम ये कानून लेके आ रहे हैं, जो एक गधा सुन तो पहले, हम ये जो कानून लेके आ रहे हैं, ये साइमन बाबा ने भेजा है और इसमें कोई भी इंडियन शामिल नहीं है। ठीक है, मतलब जो भी एक्ट बनेगा ना, उस एक्ट में इंडियन जज या इंडियन वकील या इंडियन पढ़े लिखे लोग नहीं शामिल रहेंगे। एक ऐसा कानून है भाई तुम्हारा, तुम इंडिया के भारतीय के लोगों के लिए तुम कानून लेके आ रहे हो और उस कानून में भारतीय ही नहीं रहे। ऐसा ना चोलबे, भारतीय रहने चाहिए। कानून अगर बना रहे हो किसके लिए, इंडिया के लिए, भारतीयों के लिए, तो भारतीय उसमें एक तो कम से कम रहने चाहिए। जैसे 30 जन का एक कमेटी बना, 30 जन का, तो अंग्रेजों में ना सब के सब क्या रहेंगे, अंग्रेज ही रहेंगे। वो 30 के 30 जन जज कौन रहेगा, अंग्रेज रहेगा। भारत में नहीं है क्या जज है, और उस समय भी था। ठीक है, तो जब कानून उनके लिए बना रहे हो, भारतीयों के लिए बना रहे हो, तो भारतीयों को रखो उस कानून में। अंग्रेज बोलते हैं ऐसा नहीं होगा, तुमको 2 गुना लगान देना पड़ेगा, समझ लेना। ठीक है, बाप रे बाप, 2 गुना लगान देना पड़ेगा, मतलब हर समय 2 गुना लगान मांग लो। ठीक है, ले आओ तो फर्सी वाला, ले काटा डालो बेटा पूरा। ठीक है, हम लोग तुमको नहीं देंगे ना लगान ना कुछ, समझ लो। तभी नहीं अवज्ञा आंदोलन, अवज्ञा कर देंगे तुम। ठीक है, इसी बीच में इसी साइमन कमीशन को वापस करने के लिए लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक, ये लोग सब जितने लोग थे ना, लाला लाजपत राय पंजाब में काला झंडा लेकर, और उसमें काला झंडा में लिख दिए थे साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। ऐसे ही ना खूब करते 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 खतरनाक एकदम चला उस समय। और साइमन गो बैक का नारा सब लगाने लगा। तो वहां पे जितने अंग्रेज वाले लोग थे, वो लोग ना हाथ में डंडा लिए हुए थे, हाथों में डंडा लिए हुए थे। और आपको बताए उस डंटे से मार मार के, पीट पीट के ना लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। मार दिया सब, लाला लाजपत राय के माथे पे लगा, खून बहने लगा, और कुछ दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई ना, तो उनका आखिरी वर्ड सुनो क्या था, आखिरी वर्ड क्या था सुनो, खतरनाक था। वो बोलते हैं कि ये जो ब्रिटिशों का डंडा मेरे ऊपर बरसा है, ये जो ब्रिटिशों का डंडा मेरे ऊपर बरसा है,
ये एक हर एक डंडे का हिसाब होगा, ठीक है, हर एक डंडे का हिसाब होगा। और मेरे मरने के पश्चात इन ब्रिटिशों के ताबूत का आखिरी कील साबित होगा। मतलब ब्रिटिशर्स जो हैं, जब कभी मर जाते हैं ना, तो उसके लिए कॉफिन जो बनाया जाता है ना, उसमें आखिरी जब कील एक बार ठोक दिया जाता है, तो उसके बाद उसको खोल नहीं सकते, ठीक है। यानी इनका देखो कितना बड़ा खतरनाक बात था कि मतलब ये आखिरी कील साबित होगा उस ताबूत का, और उसी ताबूत में ब्रिटिश पूरे चल जाएंगे। और सच में ऐसा हुआ। लाला लाजपत राय के मरने के पश्चात भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये तीनों के तीनों एक्टिव हो गए। और जो डंडा चलाया था, जिसके हाथ में डंडा था, वो लोग चलाया था, उनको ढूंढ ढूंढ के मारा जाने लगा, ठीक है। तो इसी में पकड़ा गया सैंडर्स। नाम क्या था? सैंडर्स। सैंडर्स की गोली मार के हत्या कर दी गई, और उन्हीं के ऊपर, सबके ऊपर चलाया गया सैंडर्स हत्या केस और मेरठ षड्यंत्र केस। ये सब केसेस चले थे, ठीक है। तो सैंडर्स को गोली मार के हत्या कर, एगो पी सैंडर्स था, एगो एस सैंडर्स था। पी सैंडर्स ने ये दिया, मतलब एस सैंडर्स ने बोला था कि हम क्या करेंगे, मतलब लाठी चार्ज कराया था। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, एक दिन पी सैंडर्स बेचारा गाड़ी से जा रहा था, गाड़ी लेके अचानक से बीचे में आ जाते हैं, सरप्राइज, ठोक दी, ठीक है, गोली से उड़ा दिए। अब बाद में पता चला ना, 2 दिन बाद पता चला, मतलब भगत सिंह को और राजगुरु सुखदेव को, इन लोग को पता चला, तो पता चला कि ये तो पी सैंडर्स को मारती है। मारना था किसको? एंसर। कोनो बात नहीं, कोनो सैंडर्स मारा गया ना, छोड़ो, अंग्रेज मारा गया ना, कोनो बात नहीं, ठीक है। बहुत खतरनाक थे। कोनो सैंडर्स मारा गया ना, कोई बात नहीं। अब देखो कुछ विचारधाराएं हैं, आपको याद रखना है थोड़ा सा। क्या क्या विचारधाराएं थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी आपको बाबू। क्या कहता है सुनो, इसमें कहता है कि भारतीय राजनीति में वामपंथी विचारधाराओं के स्वरूप एवं चित्रण किया गया है। वामपंथी दक्षिणपंथी शब्दों का प्रयोग किया गया था। फ्रांसीसी क्रांति में हुआ था। राजा में विरोधियों की वामपंथी और समर्थकों में दक्षिणपंथी कहा जाता था। भारत में वामपंथी आंदोलन का उदय हुआ था। आधुनिक उद्योग हुए थे और विकास हुआ था। 2 विश्व युद्ध के बीच में आर्थिक मंदी और रूस के बोल्शेविक क्रांति भी हुई थी। 1918 से लेकर 1922 ईस्वी के दौरान लाहौर, मद्रास, बंबई, कलकत्ता, कानपुर आदि नगरों में वामपंथी या साम्यवादी सभा बनाने लगी थी, ठीक है। हर एक जगह पे वामपंथी आंदोलन चल रहा था। अब वामपंथी कौन होते थे? वो जो अंग्रेज को देखना नहीं चाहते, ठीक है। ये सब पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा आप लोग। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई की स्थापना कब हुई थी? 25 दिसंबर 1925 को सीपीआई की स्थापना, ठीक है। कहां पे हुआ था? बंबई में हुआ था। कहां पे? सिंगारवेलू चिश्तियार द्वारा विभिन्न कम्युनिस्ट समूहों को संगठित करके बनाया गया था। और इसीलिए सुना है बाबू, सबसे इंपॉर्टेंट बात, और इसीलिए इन कम्युनिस्टों को एक किया गया था। कम्युनिस्ट पार्टी थे ये लोग, मतलब किसी भी दल से नहीं, ये लोग कम्युनिस्ट थे, मतलब किसी भी दल से हम नहीं है। कांग्रेस के बाद जो अगला पार्टी बना था उसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी, समझ में आ गया? कम्युनिस्ट पार्टी। और कम्युनिस्ट पार्टी किसी भी दल से नहीं थे। ये कम्युनिस्ट पार्टी से ना अंग्रेज भी डरते थे, क्योंकि मजदूरों को अगर एक करना था तो उसके लिए एक किताब मिलती थी जिसका नाम था द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। किसका लिखा होता था? कार्ल मार्क्स का लिखा होता था। ये रहे कार्ल मार्क्स। वो कार्ल मार्क्स नहीं है, ये रहे। ये कौन है? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने एक पुस्तक लिखी थी, नाम था क्या? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। उसमें कहा था, देखो यही है बुक, ठीक है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो इसमें कहा गया था, सुनो, इसमें कहा गया था दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। मतलब दुनिया के जितने मजदूरों हैं वो सब एक हो जाओ, तो अंग्रेज तुमको छोड़कर भाग जाएंगे और तुम्हारा राज होगा उस कंपनी पर। जब मजदूर क्या हो जाएंगे? एक संगठन बनाएंगे। उसी संगठन के वजह से ये पार्टी बना। कौन सा पार्टी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। यही वाला पार्टी बाद में जाके CPIM बन गया, जो आज हसुआ हथौड़ी वाला है।
लाल पार्टी। जय भद्रकाली। समझ में आया? क्या बन गया ये वाला? अरे ये क्या बन गया? सीपीआईएम पार्टी, ठीक है। कम्युनिस्ट, ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये बना था, ठीक है, सीपीआईएम। समझ में आया? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिपेंडेंस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, या फिर इसको कहते क्या कहते हैं? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई, ठीक है। अब यह कानपुर में घोषणा हुई 1 सितंबर 1924 को। कानपुर में सत्यभक्त ने भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना कर दी, भारतीय साम्यवादी। इसके साथ साथ अन्य प्रमुख राजनीतिक दल बने। कब कब बने देखो, 1928 में वर्क्स एंड पीजेंट्स पार्टी का गठन हुआ। जुलाई 1931 में जेपी नारायण द्वारा फूलन प्रसाद वर्मा द्वारा बिहारी समाजवादी पार्टी का निर्माण हुआ। बिहार समाजवादी पार्टी का हो कैसन बा एकदम, बिहार समाजवादी पार्टी। 1933 में पंजाब सोशलिस्ट पार्टी का गठन। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी सीएसपी। मार्च 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। 1940 में रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी आरएसपी, ठीक है, का गठन हुआ। आरएसपी, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, यह आया था एग्जाम में 1940 में, ठीक है। आया था एग्जाम में 1940 में, नहीं, यह आया था 1940 में। लोग तुम लोग क्या सोच लेती रे? ये लोग सोचती हो कि अरे 1940 में तो थे ही नहीं, एग्जाम कब आ गया? भारतीय साम्यवादी आंदोलन के 5 स्पष्ट चरण हैं, बस ये चरण पढ़ लेते हैं, खत्म हो जाएगा आज, ठीक है। प्रथम चरण जो है, बात नहीं करो, प्रथम चरण, बात नहीं करो, बोले ना। प्रथम चरण जो हुआ था, ये 3 षड्यंत्रों के मुकदमों का काल चला था। एगो पेशवा षड्यंत्र केस, एगो कानपुर और एगो मेरठ। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कौन था? मेरठ। मेरठ षड्यंत्र केस 1929 से लेकर 33 के बीच में। इसमें कई सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। 31 कम्युनिस्टों को गिरफ्तार किया गया था, 31 कम्युनिस्ट, ठीक है। मेरठ षड्यंत्र केस में कितने कम्युनिस्ट? 31 कम्युनिस्ट को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसमें से 3 गो कम्युनिस्ट का नाम आप लोग जानते हो, अभी नाम लिए थे। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, ठीक है। एक बार कुछ बम ले जाकर, तो भगत सिंह है, बम ले जाकर पार्लियामेंट हाउस में फेंक दी, ठीक है। बैठा था बेचारा लोग सब, वही में फेंक दी, धुआं धुआं हो गया। जब धुआं धुआं हो गया ना, कांग्रेस वाले बोला हु इज दिस, हु इज दिस, कौन है, कौन ये करता, कौन है मार दिया, कौन मार दिया? बोलता हाँ मार दिया, लो पकड़ के ले चलो, लो, ठीक है। तो बटुकेश्वर दत्त उनके साथ गए थे, क्या? तो वहीं पे एक वकील था, वो वकील पूछता है कि हम तो देखे कि तुम बम नहीं चलाए, तुम क्यों भगत सिंह के साथ चल दिए? मतलब फांसी उनको लगना था ना। वो बोले ना कि ब्रिटिश सो रही है, और जब तक बम धमाका से इनको उठाया ना जाए, तब तक इनके कानों तक आवाज नहीं जाती है, इसीलिए बम का धमाका करना जरूरी था, ठीक है। और एक बार भी, मतलब उन्होंने कहा कि एक जन का भी, किसी का भी कुछ भी नहीं हुआ है, किसी का भी हाथ पैर टूटा नहीं है, खाली वो बम धमाके वाले बम थे। सोचो जब ओरिजिनल बम मारते तो क्या होता, चित्रा चित्रा उड़ जाता, ठीक है। हम लोग तो कम्युनिस्ट हैं, हमको मरने से डर नहीं है, भारत माता के लिए मरेंगे। ये कौन बोल रहे थे? भगत सिंह बोल रहे थे। तो बोला कि भाई अजब लड़का है तुम, 23 साल का है, इतना खतरनाक, बोला भारत माता के लिए कुछ भी, ठीक है। खाली 23 साल का नहीं, बच्चे बच्चे भगत सिंह बनेंगे, बच्चे बच्चे। एक हर जगह से युवाओं का एक सैलाब आ जाएगा, जब ये पूरी की पूरी ब्रिटिश सेना खत्म हो जाएगी, देख लेना तुम लोग। मतलब वाह का खतरनाक। बटुकेश्वर दत्त बोलते हैं कि हाँ, हम तो बम मारे नहीं, हम झोला में बम लेके गए थे ताकि मारे वो। ठीक है, मारे नहीं, हम तो झोला ठहरा रहे थे उसको, लो पकड़ के मारे हो। तो 3-4 को बम धड़ा धड़ फेंक दिए, और उसके बाद बोलते हैं कि लो पकड़ के लेके चलो, कोई बात नहीं, जेल में रखे हो कोई बात नहीं। तो राजगुरु पकड़ा गए, सुखदेव पकड़ा गए, और उसी के साथ उनसे उनके साथ साथ तीनों जन पकड़ा गए ना, भगत सिंह भी। बटुकेश्वर दत्त ने पूरा का पूरा आमरण अनशन कर दिया जेल में ही, बिना पानी के बिना खाना के उनकी मृत्यु हो गई। बटुकेश्वर दत्त की जेल में ही मृत्यु हो गई। इसके बाद तो पूरा का पूरा खतरनाक। अब इन लोग को भी फांसी देनी थी, तो इनके फांसी की जो डेट रखी गई थी वो 24 मार्च 1931 में रखी गई थी।
24 मार्च को। लेकिन भगत सिंह ने एक बार कहा था कि मेरे मृत्यु के पश्चात युवाओं का एक सैलाब आएगा और उस सैलाब में ये पूरी ब्रिटिश सेना उसमें डूब जाएगी, पूरी ब्रिटिश डूब जाएगी। ठीक है, तो ऐसा ही हुआ। उनके जो फांसी की डेट थी उस दिन ना देकर उसके एक दिन पहले दे दिया गया, 23 मार्च 1931। इसीलिए शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाया जाता है। तीनों जन को फांसी दे दी गई, राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह। ठीक है, भगत सिंह को जब उस उधर का जेलर जाके पूछता है, चलो भगत सिंह फांसी का समय हो गया। बोला हाँ चलिए। बोलता तुम्हारा फांसी का डेट तुमको पता था? बोला हाँ 24 तारीख को था, लेकिन हम ये भी जानते थे कि एक दिन पहले भी ये लोग दे सकता है, ये अंग्रेजों का कोनो ठीक नहीं है। लेकिन याद रखिएगा जेलर साहब, मेरे मरने के पश्चात आप भी नहीं बचिएगा। और जेलर कौन रहता है? एक हिंदुस्तानी रहता है। ठीक है, बोलता है 2 मिनट रुक जाइए, किताब पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ लेंगे बस चल देंगे। तो किताब जैसे ही पढ़ के आते हैं बाहर, तो तीनों के तीनों जन मिलते हैं। तीनों सेल में अलग अलग रहते हैं। कौन? राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह, तीनों अलग सेल में रहते हैं। तो तीनों को ना बोलता है कि हाथ आगे करो, बोलता है ये लगाने को। तो बोलता है आखिरी इच्छा तो जेलर साहब सुन लीजिए, हमारी इच्छा है कि हम आज बिना हथकड़ी के फांसी के फंदे तक जाएंगे। ठीक है, तो वो बोलते हैं ना ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। तो बोलते हैं कि जेलर साहब बोलते हैं कि ऐसा तो होगा नहीं, लेकिन बोलते हैं कि ठीक है आप हमको ऐसे बंद करके लेके चलते हो, तो ये बात कौन बोला रहता है ना कि नहीं हम लोग आज हथकड़ी नहीं लगाएंगे, ये राजगुरु बोले रहते हैं। तो वो बोलते हैं ओए चल कोई बात नहीं, मरते मरते किसी को नाराज नहीं किया जाना चाहिए, ले लगा ले। तो बोलता है वो जेलर साहब बोलते हैं रहने दो, इन लोगों को रहने दो, इन लोगों को चलना है तो ऐसे ही चलो। ठीक है, तो बिना हथकड़ी के उस दिन वो लोग जाते हैं और गाना गाते हुए जाते हैं। ठीक है, आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां, खून से हमने लिख दी अब इनकलाब की बोलियां, हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का चोला, मोहे रंग दे बसंती चोला। ठीक है, ये गाना गाते हुए जाते हैं। तो ये गाना गाते हुए वो लोग जाते हैं पूरा, और जाके वो फांसी के फंदे को चूमते हैं, तीनों जन एक गले मिलते हैं और उसके बाद फांसी लगाते हैं। समझ आया? तो उनके ऊपर ये केसेस चलाए गए थे, मेरठ षड्यंत्र केस। ये जो केस जिसके ऊपर चल गया उनको फांसी का फंदा पक्का है। ठीक है, मेरठ षड्यंत्र केस 1929 से लेकर 1931 तक चला था, और 33 तक, और 1931 में उनको फांसी दी गई थी। कौन से केस में? मेरठ षड्यंत्र केस में। समझ में आ गया? द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चौथा चरण, ऐसे चरणों में क्या हुआ था? हर जगह पे आपके पॉलिटिकल विंडर्स हुए थे। कांग्रेस दक्षिणपंथी दोनों अंगों में प्रहार किया था। बुजुर्गा वर्ग का नेता घोषित किया गया था। उसके बाद परिणाम स्वरूप इसका राजनीतिक महत्व घट गया और 1934 में ब्रिटिश सरकार ने समाजवादी पार्टी पर प्रतिबंध लगा दी। तृतीय चरण में और घट गए। इसमें आरपी दत्त और बैन ब्रेडली ने भारत में साम्राज्यवाद विरोध का जनता का मोर्चा किया और प्रकाशित किया गया। इसमें साम्यवादी कांग्रेसों में शामिल होने में कांग्रेस समाजवादी दल को समृद्ध बनाने के लिए सुझाव दिए गए। चौथे चरण में द्वितीय विश्व युद्ध आ गया था, साम्यवादी खत्म होना चालू हो गया। मतलब इस चरण में साम्यवादी क्या हो गए थे? खत्म हो चुके थे। अब केवल वही बच चुके थे जो 1942 में करो या मरो का नारा दे सकते थे और उनके साथ लड़ सकते थे। मजदूर ही केवल रह सकते थे। ठीक है, इनका भी बहुत बड़ा रोल था। नाम था क्या इनका? महेंद्र नाथ, मानवेंद्र नाथ रॉय। तो ये जन्म हुआ था 1887 में 24 परगना में, जिले में चांगीपोता। कहां पर? चांगीपोता में, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। इनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य था। योगदान, वे महान आंदोलनकारी और राजनीतिक सिद्धांतवादी थे। वो मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक और रूस में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के प्रतिबंधित भी थे, प्रतिनिधि भी रहे। और परिवर्तन में 1940 में उन्होंने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का स्थापना किया था। याद रखना ये वाला, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है, कब हुआ था? 1940 में। और किसने किया था? नरेंद्र क्या नाम है? नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। अच्छा, अभी जो आपको नाम बताए
भगत सिंह के साथ किसका नाम बताए जो बम फेंके थे? बटुकेश्वर दत्त। ठीक है, तो बटुकेश्वर दत्त जो थे वो कब फेंके थे, उनको याद रखना, एग्जाम में पूछा हुआ था, वही हम पेपर अभी मार के देख रहे थे। बटुकेश्वर भगत सिंह के साथ कौन थे? बटुकेश्वर दत्त थे। और बटुकेश्वर दत्त ने उनको बम दिया था, और कहाँ पे फेंका गया था? वो फेंका गया था दिल्ली के असेंबली हॉल में। ठीक है, दिल्ली के असेंबली हॉल में। तो इस ये भी केस चल रहा था उनके ऊपर। देखो, एक तो सैंडर्स को जो मारे थे वो भी केस, मेरठ षड्यंत्र केस, उसके बाद से ये दिल्ली के असेंबली हॉल में बम फेंक दिए। भले ही उनसे कुछ हुआ नहीं था, मतलब उस बम से कुछ हुआ नहीं था अंग्रेजों को, लेकिन क्या हुआ, उनके ऊपर ये भी केस, 3-3 गो केस चल रहा था, तो फांसी तो बनती, इसलिए फांसी दे दी गई। ठीक है, तो 8 अप्रैल 1929 को फेंका गया था। 8 अप्रैल 1929, ठीक है ना? 8 अप्रैल 1929 को फेंका गया दिल्ली के असेंबली हॉल में। किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा आप लोग। किसी को दिक्कत बाबू? पूरा चैप्टर समझ में आ गया? बताइए, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी किसने? नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य ने। कब? 1940। ठीक है, ये गठन किया जाता है रेडिकल। इसमें राजनीति छोड़कर एक स्वतंत्र रूप से उन्होंने प्रतिक्रियावादी राजनीति के रूप में धारण किए थे, और इसमें कम्युनिस्टों को जोड़ा गया था। कम्युनिस्टों को जोड़ा। ये क्विट इंडिया मूवमेंट का ऐसे पत्र था एक तो। ठीक है, देखो ये क्या लिखते हैं, स्वतंत्रता केवल राजनीतिक नहीं, सामाजिक और आर्थिक मुक्ति बिना अधूरी है। स्वतंत्रता केवल राजनीतिक नहीं है, इसमें सामाजिक भी लगता है, आर्थिक मुक्ति भी लगती है, तब जाके हम लोग को क्या मिलता है? स्वतंत्रता मिलती है। सभी कोई को साथ होना पड़ेगा, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक हो। अब सामाजिक के अनुसार से कौन गए थे? समाज के अनुसार से कौन गए थे? जो आंदोलन कर रहे थे, मजदूर, है ना? राजनीतिक के हिसाब से कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल ना, और हमारे गांधी जी, ये लोग राजनीति के हिसाब से। और आर्थिक स्थिति से कौन? जो पैसा दे सकते थे, जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा था, ठीक है? जैसे ये लोग, है ना, ये लोग आर्थिक दृष्टि से। मुक्ति के अधूरी है, M.N. राय ने लिखा था, M.N. राय। मनवेंद्र नाथ रॉय, जिसको प्यार से क्या कहा जाता था वास्तविक नाम? नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। मिलते अगले क्लास में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत। आप लोग का 6 चैप्टर खत्म, इसके बाद 7 चैप्टर स्टार्ट करेंगे।